Good morning students and welcome to class 9 chapter number 2 of your history portion, the socialism in Europe and the Russian Revolution. In our last class students we started the Russian Revolution and the economy and society of Russia, जिसमें हमने देखा कि रशिया के अंदर जो इकोनॉमी और सोसाइटी थी, हमने बात की बच्चों कि किस तरह से रशिया के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो सेंट पीटर्सबर्ग जो थे और जो मॉस्को था, यहीं पर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी। उसके अलावा रशिया में कहीं पर भी इंडस्ट्रीज नहीं थी। जो भी प्रोडक्शन होता था वो छोटी छोटी वर्कशॉप के अंदर होता था। इसके अलावा वी ऑल्सो डिस्कस दैट द about the condition of the laborers and the workers who work in the great cities and in the industries. The condition of the workers and the laborers were very poor, and also discussed that the peasants were also subdivided into many divisions. और इसी के साथ में हमने ये भी पढ़ा बच्चों कि किस तरह से रशिया के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज पार्टी, ये दो पार्टीज जो थी बाद में यहाँ पर रशिया के अंदर बनी, लेकिन दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा अंतर था, बहुत डिफरेंट था। जहाँ पर सोशल वर्कर पार्टी वर्कर्स को सपोर्ट कर रही थी, वहीं पर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी जो थी वो पीसेंट्स को सपोर्ट कर रही थी। एंड इसी के साथ में हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से बाद में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो मेंशेविक एंड बोल्शेविक टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। जो बोल्शेविक ग्रुप था ये पार्टी में बहुत ही कंट्रोल की बात करता था और इसका जो लीडर था वो वाज लेनिन, जो कि लेनिन था। ठीक है, इसी के साथ में बच्चों हमने ये भी बात की कि रशिया के अंदर जो टसर था या जो जार था, राजा को जार या टसर कहा जाता था, ये बहुत ही ऑटोक्रेटिक था। मतलब यहाँ पर राजतंत्र चलता था, राजा का शासन चलता था, लेकिन इनके लिए एक कंसल्ट करने के लिए एक पार्लियामेंट हुआ करती थी। लेकिन टसर ने, जिसका नाम निकोलस सेकंड था, इसने पार्लियामेंट को के जितने भी एडवाइस थी उसको ये फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि इसे लगता था कि अगर ये इस एडवाइजरी को फॉलो करेगा तो इसकी पावर में कमी आ जाएगी। ठीक है, रशिया में पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया। इसके साथ हमने देखा कि 1905 के अंदर रशिया के अंदर फूड की कमी हो गई, अनाज की कमी हो गई, जिसके कारण सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर हमने देखा कि लोग जो थे, वर्कर जो थे, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर उन्होंने लॉकआउट कर दिया, ताला लगा दिया, सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, जिसमें हमने ब्लडी संडे की बात की। फरवरी 1905 के अंदर पेट्रोगार्ड, या जिसको हम सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं, यहाँ पर कई वर्कर्स जो थे स्ट्राइक के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन टसर के कहने पर, निकोलस सेकंड के कहने पर इन वर्कर्स पर गोलियां चलाई गई, शूट आउट किया गया और 100 वर्कर्स जो थे वो इसमें मारे गए। इस पूरे इंसिडेंट को ब्लडी संडे का नाम दिया गया। ठीक है, और इसी के साथ में हमने पढ़ा कि ये ब्लडी संडे की इवेंट के बाद में पूरी रशिया के अंदर लगभग जितने भी वर्कर्स थे सब स्ट्राइक पर चले गए, सारी इंडस्ट्रीज लॉकआउट हो गई। इसके अलावा वर्कर्स ही नहीं, इसके साथ में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो थी वो भी लॉकआउट कर दी गई। लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, सारे के सारे लोग जो थे वो टसर के अगेंस्ट में स्ट्राइक में शामिल हो गए। तो यहाँ तक तो बच्चों हमने अपना ये कंप्लीट कर लिया था, जो टर्बुलेंट टाइम पीरियड है 1905 का वो। अब हम कुछ और बातें करेंगे टर्बुलेंट टाइम के बारे में। रशिया के अंदर जो उथल पुथल चल रही थी उसमें और भी कई सारी चीजें थी, जैसा कि बच्चों अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ का जो टसर था, या ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो जार था, ये बहुत ही ऑटोक्रेटिक था, मन मर्जी या राजतंत्र को चाहता था। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की कि बाद में रशिया के अंदर पार्लियामेंट, जिसको ड्यूमा कहा गया, वो बनाई गई। लेकिन टसर को या निकोलस सेकंड को ये डर था कि पार्लियामेंट अगर बन गई तो उसे उसकी एडवाइस माननी पड़ेगी, और एडवाइस मानेगा तो उसकी पावर कम हो जाएगी। इसीलिए 1916 के बाद में, या हम लोग 1905 के बाद की बात करें बच्चों, तो हम देखते हैं कि कई बार रशिया के अंदर पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाए,
बाद में टसर ने वापस उस पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया, वापस पार्लियामेंट बनाई गई, वापस ड्यूमा बनाई गई, वापस उस ड्यूमा को इसने डिसमिस कर दिया। तो इस तरह से 1916 तक जो है ये सिस्टम टसर का चलता रहा, क्योंकि टसर को लगता था कि अगर पार्लियामेंट बनी तो उसका पावर जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आज हम लोग बच्चों कल वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और डिस्कस करेंगे। रशियन रिवॉल्यूशन के तरफ हम लोग जा रहे हैं। एक रिवॉल्यूशन 1905 का हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसके बाद की कंडीशन क्या थी उस पर हम लोग बच्चों बात करेंगे, ठीक है। तो 1905 में and elected consultative parliament Duma। 1905 के अंदर रशिया के रूलर निकोलस सेकंड ने एक कंसल्टेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट बनाई, ठीक है। कंसल्टेटिव इलेक्टेड मतलब जिसको जनता ने चुना है। तो यहाँ पर कुछ मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए, इन मेंबर्स को पार्लियामेंट या ड्यूमा कहा गया। अब पार्लियामेंट का काम क्या होता है? कंसल्ट करना, एडवाइजरी कह सकते हैं कि एक तरह से सलाह देने का काम था। तो आप समझ सकते हैं कि सलाह माने या ना माने वो तो राजा पे डिपेंड करता है। तो आप ये समझ सकते हैं बच्चों की यहाँ रशिया के अंदर जो ये ड्यूमा या पार्लियामेंट बनाई गई थी, इसके पास किसी तरह का पावर नहीं था कि ये निकोलस सेकंड को कंट्रोल कर सके। रूलर पर कंट्रोल करने का पावर पार्लियामेंट के पास नहीं था। ये एक सिर्फ कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब सिर्फ सलाह देने का काम ऑर्गेनाइजेशन करना था। अगर हम इसके बाद की बात करें बच्चों तो हम देखते हैं आफ्टर 1905 के बाद की अगर बात करें, मोस्ट कमिटीज एंड द यूनियंस ऑफ वर्कर्स वर अनऑफिशियल। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 1905 के बाद रशिया के अंदर कई सारी वर्कर ऑर्गेनाइजेशन जो थे वो सारे वर्कर ऑर्गेनाइजेशन अनऑफिशियली काम कर रहे थे। अनऑफिशियली का मतलब आप समझ रहे होंगे, गैर कानूनी तरीके से, अनऑफिशियल तरीके से ये लोग अपना काम आगे बढ़ा रहे थे। और इसी के साथ अगर आपको याद हो बच्चों तो कल मैंने बताया था कि 1914 से पहले जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उसको टसर ने इल्लीगल घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर ये जो आप समझ सकते हैं कि जितने भी वर्कर्स कमेटीज काम कर रही थी रशिया के अंदर ये सारी इल्लीगल थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। और इसी के साथ में जो टसर था, जो रूलर था, जो जार था जिसका नाम निकोलस सेकंड था, इसने पॉलिटिकल पार्टीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रोक लगा दी, ठीक है। टसर डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विदिन 75 डेज। और यहाँ पर जो 1905 के अंदर टसर ने ये जो ड्यूमा बनाई थी, ये जो पार्लियामेंट बनाई थी, इसी पार्लियामेंट को इसने 75 डेज के अंदर ही डिसमिस कर दिया, मतलब पार्लियामेंट खत्म कर दी। और वापस आप देखें री इलेक्टेड सेकंड ड्यूमा विदिन 3 मंथ। और बाद में इसने वापस पार्लियामेंट के या ड्यूमा के री इलेक्शन कराए 3 महीने के अंदर। तो अब आप ये देखिए कि फर्स्ट जो ड्यूमा थी वो कब बनी? 1905 के अंदर, लेकिन 75 डेज के अंदर ही इसको कैंसिल कर दिया। फिर 3 मंथ के अंदर अगर वापस इलेक्शन करवाए गए, नई ड्यूमा बनाई गई जो भी टसर ने डिसमिस कर दी। तो यहाँ देखें री इलेक्टेड सेकंड ड्यूमा एंड विदिन 3 मंथ्स बिकॉज़ टसर डिडंट वांट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन हिज पावर। टसर changed the voting laws and penned the third ड्यूमा and liberals and the revolutionaries were kept out of ड्यूमा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि सेकंड ड्यूमा बनी कब बनी? 3 मंथ के अंदर। फर्स्ट ड्यूमा को इसने हटा दिया, फर्स्ट जो पार्लियामेंट बनी थी उसको टसर ने हटा दिया और सेकंड ड्यूमा बनाई 3 महीने के अंदर। अब टसर नहीं चाहता था कि उसकी पावर को कोई कंट्रोल करे, ठीक है। इसी के साथ इसने वोटिंग सिस्टम में चेंज कर दिए, वोटिंग लॉज जो थे इसने बदल दिए और बाद में इस सेकंड ड्यूमा को भी इसने क्या कर दिया, इस थर्ड ड्यूमा को भी इसने कह सकते हैं कि डिसमिस कर दिया। तो बच्चों देखिए यहाँ फर्स्ट ड्यूमा बनी 1905 के अंदर, 3 महीने बाद में वापस सेकंड ड्यूमा बनी, इसको भी इसने खत्म कर दिया और बाद में थर्ड ड्यूमा बनाई टसर ने, जो थर्ड ड्यूमा थी इसको भी इसने डिसमिस कर दिया। तो कहने का मतलब है कि
कि यहाँ पर रशिया के अंदर निकोलस सेकंड को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, इसी के साथ में अब हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। आपको बता दें बच्चों, 1914 से लेकर 1918 तक का जो टाइम पीरियड है वो दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। ये वो समय था बच्चों जब मोस्टली जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, सारे जो देश थे अपने पावर के बलबूते पर एक दूसरे से लड़ रहे थे। ठीक है, और इसी कारण बाद में इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा गया। वर्ल्ड वॉर इसलिए कहा गया क्योंकि दुनिया के लगभग सारे देश जो थे इस वॉर के अंदर शामिल हो चुके थे। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज थी वो थी यूरोप की कंट्रीज। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दुनिया दो हिस्सों में बट गई, मतलब दो ग्रुप बन गए। ठीक है, पहला जो ग्रुप था वो कहलाया सेंट्रल कह सकते हैं पावर, और सेकंड जो ग्रुप था उसको कहा गया एलिड नेशन। एलिड मतलब मित्र देश। ठीक है, तो सेंट्रल पावर और एलिड नेशन, इस तरह से ये टू ग्रुप जो थे बच्चों वो बन गए। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रशिया का क्या कंट्रीब्यूशन था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या लेना देना था। तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि रशिया ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया था और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में रशिया लड़ रहा था। ठीक है, देखते हैं 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन टू यूरोपियन एलियंस। अभी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लड़ने वाली कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज थी, इसीलिए यूरोप जो था वो दो खेमों में, दो कह सकते हैं कि ग्रुप के अंदर डिवाइड हो गया। अब फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये तीनों कंट्रीज किस ग्रुप में थी? सेंट्रल पावर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, ये कौन थे? एलिड नेशन, मित्र देश कहलाए। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सारी यूरोपियन कंट्रीज है, लेकिन कुछ कंट्रीज जो है सेंट्रल पावर के रूप में लड़ रही है और कुछ जो है फ्रांस, ब्रिटेन और हमारे जो ऊपर है रशिया, ये किस ग्रुप में था? एलिड नेशन के अंदर था। ठीक है, अब आपको अगर वर्ल्ड मैप बच्चों आप देखना बुक के अंदर मैं आपके साथ व्हाट्सएप पर शेयर करूंगी, ये जो ग्रुप का यूरोप का जो पिक्चर है, रशिया की जो बाउंड्री है वो जर्मनी से लगती है और इसी के साथ में ऑस्ट्रिया से भी लगती है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो ऑस्ट्रिया है ना, ये रशिया की नेबरिंग कंट्री है, और ये जो जर्मनी है ये भी रशिया की नेबरिंग कंट्री है। और अगर टर्की की बात करें तो टर्की भी जर्मनी की रशिया की नेबरिंग कंट्री मानी जाती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रशिया अपने ही नेबर्स के साथ में वार फाउट कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आज की तारीख में बच्चों जो इंडिया की रिलेशन पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ भी हम लोग देखें अब धीरे धीरे हमारे कंट्री के रिलेशन बिगड़ते जा रहे हैं। तो चारों तरफ जब आपके दुश्मन हो और आपको वहाँ पर लड़ना है तो सोचिए कि कंट्री की कंडीशन क्या हो जाती है, वहाँ रहने वाले लोगों की कंडीशन कितनी बुरी हो जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर रशिया ने पार्टिसिपेट किया था। रशिया किसके अगेंस्ट में लड़ रहा था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की के अगेंस्ट में लड़ रहा था, जो कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन रशिया द वॉर वाज पॉपुलर एंड द पीपल रैलीड अराउंड द चांसलर निकोलस सेकंड। रशिया की जो भी कॉमन पीपल थे, रशिया की जनता जो थी वो इस वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं होने की डिमांड कर रही थी, लेकिन टसर जो था निकोलस सेकंड अपनी ही जिद पर अड़ा रहा, जिसके कारण रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर धकेल दिया इसने। ठीक है, लेकिन रशिया के जो रहने वाले लोग हैं वो नहीं चाह रहे थे कि रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोग थे रशिया के, उन्होंने टसर निकोलस को घेर लिया, रैलियां निकालनी शुरू की। इसके साथ में as the war continued through the Tassar refused to consult the main parties in Duma, so the support war thin. अब यहाँ पर बच्चों ये हुआ कि ये जो वॉर था आगे बढ़ता ही जा रहा था और खतरनाक होता जा रहा था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वॉर कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन टसर ने ड्यूमा से किसी तरह की एडवाइस लेने से बिल्कुल मना कर दिया। ड्यूमा के अंदर रशिया की कई सारी फेमस बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी,
लेकिन तसर उनकी बात सुनने को राजी नहीं था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि रशिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जाना सिर्फ तसर के कारण ही था, क्योंकि देश की जनता या वहाँ के जो रहने वाले सिटीजन्स थे वो एग्री नहीं कर रहे थे। उनका कहना था कि रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड से अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज का कहना तसर मान नहीं रहा है, जिसके कारण बाद में तसर का सपोर्ट करने वाले लोगों की कमी हो गई। तो यहाँ पर सपोर्ट क्या हो गया, थिन हो गया। इनका तसर का सपोर्ट करने वाले लोग धीरे धीरे कम होते चले गए। ठीक है, आगे देखिए, इन रशिया एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई, सो रीनेमिंग सेंट पीटर्सबर्ग और जर्मन नेम एज पेट्रोगार्ड। आपको बता दें बच्चों कि ये जो सेंट पीटरबर्ग है ये रशिया की कैपिटल थी, राजधानी थी सेंट पीटरबर्ग। अब अभी हमने पढ़ा कि रशिया जर्मनी का दुश्मन है और दोनों ही नेबरिंग कंट्रीज है, इसीलिए रशिया के अंदर जो ये सेंट पीटरबर्ग था, सेंट पीटरबर्ग एक जर्मन नेम है। अब यहाँ पर लोग जर्मनी से नफरत कर रहे हैं, इसीलिए सेंट पीटरबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोगार्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, पेट्रोगार्ड। और ये पेट्रोगार्ड जो है ये रशियन वर्ड है। तो सेंट पीटरबर्ग जर्मन वर्ड था और रशिया जो है वो जर्मनी के अगेंस्ट में लड़ रहा था, क्योंकि जर्मनी रशिया का दुश्मन है। इसीलिए लोगों के मन में जर्मनी के लिए नफरत की भावना जो थी वो शुरू हो गई, जिसके कारण रशिया की कैपिटल सिटी सेंट पीटरबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोगार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा, शुरू में भी हम लोग सेंट पीटरबर्ग की बात कर चुके हैं। सेंट पीटरबर्ग जो था वो इंडस्ट्रियल सेंटर था। रशिया की ज्यादातर इंडस्ट्रीज दो जगह पर थी, एक थी मॉस्को के अंदर और एक थी सेंट पीटरबर्ग के अंदर। तो यहाँ पर सेंट पीटरबर्ग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, पेट्रोगार्ड कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद द कसेरियन अलेक्जेंड्रास जर्मन ओरिजिन। अब ये कसेरियन अलेक्जेंड्रा कौन थी, ये थी यहाँ की राजकुमारी, मतलब निकोलस सेकंड की वाइफ का नाम था अलेक्जेंड्रा। ये अलेक्जेंड्रा जर्मनी की राजकुमारी थी। ठीक है, और इसकी शादी रशिया के निकोलस सेकंड से हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रशिया किसके अगेंस्ट में लड़ रहा है, जर्मनी के अगेंस्ट में। तो रशिया के लोग जर्मनी से नफरत करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो निकोलस सेकंड की वाइफ है जो खुद जर्मनी की थी, ठीक है ना, अब यहाँ पर भी अलेक्जेंड्रा को लोग अपोज कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। इसका दो कारण थे बच्चों। एक तो पहली चीज की जो अलेक्जेंड्रा है वो जर्मनी से बिलोंग कर रही है जो कि रशिया का दुश्मन है। दूसरी चीज ये कि ये जो अलेक्जेंड्रा थी यहाँ पर एक रॉयल कोर्ट के अंदर, इनके रॉयल कोर्ट के अंदर एक मॉन्क हुआ करता। मॉन्क आप समझ रहे होंगे बच्चों, सन्यासी या साधु, जिसका नाम था रासपुतिन। इस रासपुतिन का इस अलेक्जेंड्रा पर बहुत ज्यादा प्रभाव था। ठीक है, मतलब जो ये रासपुतिन कहता था अलेक्जेंड्रा वही काम करती थी, जिसके कारण लोगों के मन में अलेक्जेंड्रा और रासपुतिन के लिए नफरत पैदा हो गई। तो यहाँ आप देखें, द कसेरियन अलेक्जेंड्रा's German origin and poor advisor and the monk called Rasputin made atrocity unpopular। अब यहाँ पर अलेक्जेंड्रा और ये जो मॉन्क है, जो सन्यासी है जिसका नाम रासपुतिन है, इनकी एडवाइजरी बहुत खराब थी। पहली बात तो ये, इन्होंने कभी भी निकोलस को अच्छी सलाह नहीं दी। और दूसरी चीज ये कि जिसके कारण रासपुतिन और अलेक्जेंड्रा के कारण राजा जो था रशिया का वो पूरी तरह से क्या हो गया, अनपॉपुलर हो गया था। तो ये समझ लीजिए बच्चों कि रशिया का जो रूलर है निकोलस सेकंड, इस निकोलस सेकंड की वाइफ थी ये अलेक्जेंड्रा, और निकोलस सेकंड वही काम करता था जो अलेक्जेंड्रा कहती थी, और अलेक्जेंड्रा वही काम करती थी जो ये रासपुतिन कहता था। तो कहने का मतलब क्या है कि निकोलस सेकंड ने कभी खुद का दिमाग काम में नहीं लिया, जिसके कारण बाद में रशिया के अंदर ये अनपॉपुलर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, रशिया's army lost badly in the Germany and Austria। रशिया की आर्मी जो थी ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बॉर्डर पर लड़ रही थी और हार रही थी। ठीक है, बिटवीन 1914 and 1916 7 million soldiers were killed। 1914 से लेकर 1916 2 सालों के अंदर 7 मिलियन 7 करोड़ सोल्जर्स मारे गए,
रशिया के इस वॉर के अंदर, ठीक है। सोल्जर्स डिडंट विश टू फाइट सच वॉर। अब बच्चों ये वॉर को स्टार्ट हुए 2 इयर्स हो गए, कंटिन्यूटी के अंदर कई सारे सोल्जर्स मरते जा रहे हैं। यहाँ पर कंट्री के अंदर रहने वाले लोग भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और यहाँ पर रशिया के अंदर खाने की कमी भी हो जाती है, क्योंकि जितना भी कल्टीवेशन हो रहा है वो सारा कल्टीवेशन तो रशिया की जो आर्मी लड़ रही है उनको फीड करने के लिए भेज दिया जाता था, जिससे रशिया के अंदर रहने वाले लोगों के लिए खाने की कमी हो गई। दूसरा, रशिया के अंदर कंटिन्यू सोल्जर्स मारे जा रहे थे, इसीलिए बाद में रशिया के अंदर जो एबल बॉडीज लोग थे, मतलब जो सक्षम लोग थे, उन लोगों को वहां पर लड़ने के लिए भेज दिया गया। तो इसका मतलब वे लोग जो कभी फार्मर थे या जो वर्कर्स थे, जो लेबरर्स थे, जो काम करते थे, मजदूरी करते थे, इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन करते थे, खेतों के अंदर कल्टीवेशन करते थे, वे लोग कहाँ चले गए? बॉर्डर पर, फ्रंटियर पर लड़ने के लिए चले गए। जिससे क्या होगा कि अब कंट्री के अंदर कल्टीवेशन करने वाले लोगों की कमी हो गई, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स भी चले गए, सोल्जर्स बन गए वो लोग। तो इस कारण से क्या हुआ कि फैक्ट्री के अंदर, फार्म हाउस के अंदर सामान बनना बंद हो गया और धीरे धीरे रशिया के अंदर खाने की कमी हो गई, क्योंकि अनाज उगाने वाले जो फार्मर्स थे और इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन करने वाले जो वर्कर्स थे, वो तो अपनी इंडस्ट्रीज और अपने फार्म हाउस छोड़ के कहाँ चले गए? बॉर्डर पर लड़ने के लिए चले गए। तो इस कारण रशिया की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। यहाँ पर तो कई सारे सोल्जर्स मारे जा रहे थे और इसी के साथ में आप देखें बच्चों कि रशिया के अंदर जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया से बॉर्डरिंग वाले जितने भी गांव थे, वहां पर जितने भी खेत थे, उन सारे खेतों को जला दिया गया और जो भी बिल्डिंग्स थी वो सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी गई। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि जर्मनी या ऑस्ट्रिया का बॉर्डर क्रॉस कर अगर कोई रशिया में घुसेगा तो उस एनिमी को खाने के लिए ना तो अनाज मिलेगा और ना रहने के लिए जगह मिलेगी। लेकिन इसके कारण रशिया की मोस्ट जो प्रॉपर्टी थी उसको बहुत भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि जो खेत थे जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था वहां पर सारे खेत जला दिए। क्यों जलाए? ताकि पड़ोसी देश के दुश्मन जब सीमा के अंदर आए तो उनको खाने को नहीं मिलेगा। सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी रशिया के अंदर, बॉर्डर के जो विलेज थे। क्यों? क्योंकि अगर दुश्मन अंदर आएंगे तो उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो इस तरह से रशिया के अंदर प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान फर्स्ट वॉर के अंदर हुआ था। आगे हम देखते हैं, सोल्जर्स डिड नॉट वांट टू विश द सच वॉर। इसीलिए रशिया के सोल्जर्स भी चाह रहे थे कि ये वॉर बंद कर दिया जाए, ठीक है। द वॉर आल्सो इम्पैक्ट on the industries and the country was cut off from other suppliers. Germany controlled the Baltic Sea. अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि इसका वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ, रशिया पर इसका वॉर का ये असर हुआ कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी देश के अंदर वो सारी बंद हो गई। और हमने शुरू में ही पढ़ा है कि जर्मनी या रशिया के अंदर तो सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के अंदर ही सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज थी, बाकी तो बहुत बाद में डेवलप हुई। लेकिन इस कारण से जो मेन इंडस्ट्रीज थी वो तो बंद हो गई। अब इंडस्ट्री बंद हो गई तो प्रोडक्शन भी बंद हो गया। अब प्रोडक्शन बंद हो गया तो जो छोटी छोटी वर्कशॉप थी जहाँ पर छोटे छोटे वर्कर काम करते थे वो भी सोल्जर्स बनकर फ्रंटियर पर, बॉर्डर पर लड़ने चले गए। और साथ में अब रशिया के अंदर जो चीजों की सप्लाई होती थी वो होती थी बाल्टिक सी से, ठीक है। रशिया के साउथ के अंदर एक छोटा सा सी एरिया है जिसको बाल्टिक सी कहते हैं। अब बाल्टिक सी पर जर्मनी ने कंट्रोल कर लिया, तो कहने का मतलब अब रशिया बाहर से कुछ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहा था, कि पहले जो माल विदेशों से रशिया मंगवा रहा था वो भी नहीं मंगवा पाया, क्योंकि जो बाल्टिक सी था जहाँ से रशिया के अंदर सी रूट आता था या जहाँ से सामान आता था उसके ऊपर जर्मनी का कंट्रोल हो गया। तो कह सकते हैं कि टोटल मिला के रशिया चारों तरफ से दुश्मन से गिर चुका था। एंड बाय 1916 AD रेलवे लाइंस बिगन टू ब्रेक डाउन। और 1916 तक तो ये हालत हो गई कि रशिया के अंदर जो रेल लाइंस थे उनको भी तोड़ दिया गया। अब बच्चों आप सोचिए, आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज है उनका ट्रांसपोर्टेशन रेलवे से होता है, सी पोर्ट से होता है। अब मान लीजिए कि रेलवे लाइन तोड़ दी जाए और सी पोर्ट पर दुश्मन का अगर कंट्रोल हो जाए तो कंट्री के अंदर जो जरूरी चीजें उनकी सप्लाई कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पर रेलवे लाइन तोड़ दी गई। एबल बॉडीज मैन वर कॉल्ड टू वॉर एज देयर वर लेबर शॉर्टेज।
बॉडीज का मतलब वे लोग जो जवान बच्चे थे या जो जवान आदमी थे उनको बॉर्डर पर भेज दिया गया लड़ने के कारण, जिसके कारण देश के अंदर लेबर की शॉर्टेज हो गई और साथ में जो वर्कशॉप थी वो भी बंद हो गई। अब जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, वर्कशॉप बंद हो जाएगी तो सामान कैसे बनेगा, प्रोडक्शन कैसे होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड आर्मी। अब रशिया के अंदर जो भी ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा था, अनाज का जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा था, आर्मी को फीड करने के लिए, जिसके कारण कंट्री के अंदर रहने वाले लोग जो थे वो भूखे मरने लग गए, क्योंकि सारा जितना भी कल्टीवेशन हो रहा है वो सारा तो आर्मी को फीड करने के लिए जा रहा है, तो देश के अंदर जो रहने वाले लोग थे उनको अनाज की कमी हो गई। तो यहाँ पर आप देखें पीपल इन द सिटीज ब्रीड ऑफ फ्लोर बिकम स्कैर्स, इसीलिए देश के अंदर रहने वाले लोगों को ब्रीड करना रशिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रशिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डिसीजन था रशिया को इन्वॉल्व करने का, ये लिया था यहाँ के राजा निकोलस सेकंड ने। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक किंग जब अपनी मन मर्जी करता है तो उसका हर्जाना पूरी कंट्री को, करोड़ों लोगों को उसका सामना, कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है सिर्फ एक फैसले के कारण, ठीक है। अब यहाँ पर एक फैसले का मतलब है कि टसर को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट और ड्यूमा तो बनाई गई, लेकिन टसर ने कभी भी, निकोलस सेकंड ने कभी भी इस ड्यूमा का कहना नहीं माना। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इसका रशियन एम्पायर पर इम्पैक्ट पढ़ा। कल हम लोग फरवरी रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जो रशिया का मेन कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन था, जिसमें हम देखेंगे कि निकोलस सेकंड को किस तरह से रशिया से हटा दिया जाता है और यहाँ पर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, कल वापस हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है बोर्ड पर, ये सारा काम आपको अपने क्लास नोटबुक में एज अ क्लास नोट्स की तरह तैयार करना है, ठीक है। तो कल वापस हम लोग मिलेंगे, तब तक